नमस्कार मित्रों। पिछले 2 कड़ियों में आपने भारतीय नवजागरण युग से स्वातंत्र्योत्तर युग तक स्त्रियों की सामाजिक भूमिका के बारे में सुना। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके संग संग यात्रा आगे करती हूँ। देश विदेश की इन नेत्रियों के आत्मबल, सहयोग और समर्पण के कारण ही हमारा देश एक साथ स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना की सजगता तथा अपने मौलिक अधिकारों के लिए कटिबद्ध न हो सका। राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर कई सकारात्मक बदलाव आए, जैसे कि महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग, सन 1926 में पहली बार स्त्रियों द्वारा चुनाव में हिस्सा लेना, महिलाओं का विधान परिषद में प्रवेश, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना, बाल विवाह अधिनियम का पास होना, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार आदि एक नए मोड़ का सूचक था। इसके पूर्व 1829 में सती प्रथा की कानूनन समाप्ति, 1856 में विधवा विवाह को मान्यता दिलाई जा चुकी थी और ये दोनों कानून स्त्री को सामाजिक अन्याय से मुक्ति दिलाने हेतु महत्वपूर्ण थे। इसी प्रकार स्त्री शिक्षा से संबद्ध आंदोलन महत्वपूर्ण था। स्त्री शिक्षा उन्नत करने हेतु 19वीं सदी के मध्य में पहला महिला कॉलेज बेथुने कॉलेज कलकत्ता में स्थापित हुआ। 1870 और 1880 ईस्वी के बीच पहली महिला स्नातक कॉलेज से निकली। 1883 में पहली बार कोई महिला डॉक्टरी पढ़ने विदेश गई। 1892 में एक अन्य महिला कानून की पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड गई। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी और सुधारक सावित्री फुले, रमाबाई रानडे के साथ ही सरला देवी, लेडी अबला बोस और श्रीमती पी.के. रे के नाम प्रमुख हैं। वर्तमान समय में मित्रों, यहाँ मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि इस आलेख के अंतर्गत जो भी बातें हो रही हैं वो विगत 1 दशक पूर्व की बातें हैं, तो इसे 2024 से जोड़कर ना देखें, किंतु आज भी कई बातें प्रासंगिक हैं। तो अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। वर्तमान समय में जबकि आज़ादी के 68 वर्ष के बाद भी महिला अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, पिछड़े समाज के प्रति न्याय के लिए, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए संघर्षरत है, किंतु अफसोस है कि अब सत्ता के मायने बदल चुके हैं। राजनीतिक सरगर्मी नए अर्थों से संदर्भित है, समस्याएं विकट रूप में प्रकट हैं, मगर आम नागरिक स्वहित की रक्षा और जीवन यापन में स्वयं को शुतुरमुर्ग बनाए पूंजीपति मिनी अमेरिका बनाने में लगे हैं। नेतागण दलगत और राजनीतिगत स्वार्थों और विवादों से ऊपर उठकर सोचने की स्थिति में नहीं। जिनका ध्यान जाता है उन्हें या तो खरीद लिया जाता है या दफन कर दिया जाता है। मित्रों, यह प्रसंग या कहूं कि ये सारी बातें आज अपेक्षाकृत अधिक प्रासंगिक लगती हैं। मेधा पाटिकर या अरुंधति राय की बात करें, आईपीएस किरण बेदी के साथ मिलकर तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम में परिणत करने में जुटी, वहां के कैदियों की मृतप्राय संवेदनाओं को कुरेद कर जगाने, उन्हें अपनी ओर से सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके मनोभावों को कविता का, विचार का रूप दिलाने और उन रचनाओं को पुस्तक रूप देने वाली सरोज वशिष्ठ की बात करें, जिन्होंने तिहाड़ के अतिरिक्त मंडी, कांडा और कैथू जेल के लिए भी इतना ही काम किया। या
कहा जा सकता है कि स्वतंत्र रूप में अपेक्षाकृत अधिक काम किया और समाज को जोड़ा। वहां से जेल के अंदर उन्होंने 22 पुस्तकालय खुलवाए। जेल के अंदर के साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजनों की संख्या बढ़ गई, जिनमें जेल के अंदर और बाहर के व्यक्तित्व को एक साथ एक मंच पर उन्होंने लाकर खड़ा किया। जिन्होंने यह बताया कि अंधेरे में धकेले गए ये सभी लोग खूंखार नहीं होते, कई कैदी परिवार और समाज की गंदी राजनीति के शिकार हैं। उस वक्त सरोज वशिष्ठ 84 वर्ष की थी। आज तो नहीं है, लेकिन उन दिनों की बात करते हुए मैं बात आगे बढ़ाती हूँ कि उस समय भी, वर्ष 2015 में भी जेल के अंदर और बाहर के समाज के हितार्थ स्वयं को मोमबत्ती सी जलाती, तन गलाती और रोशनी वितरित करते हुए वो कहती रही, मैं मरूंगी नहीं, मैं मर ही नहीं सकती, मैं तो जिंदा रहूंगी हमेशा हमेशा। तो या कि हम बात करें इरोम चानू शर्मिला की, लगातार 1.5-2 वर्षों तक, या की बात करें पिछले कई वर्षों से असम राइफल्स द्वारा अपने निरीह ग्रामीण भाइयों की हत्या और बहनों माताओं के बलात्कार के जघन्य कांड के लिए सरकराती अनशन पर बैठी मणिपुर की इन्हीं पूरे भारतवर्ष की स्त्री जाति की गौरव इरोम चानू शर्मिला की, जिन पर आत्महत्या का अभियोग लगाकर जिस नृशंस तरीके से भोजन शरीर में पहुंचाया जाता रहा, वह 100 बार आत्महत्या की पीड़ा से भी बढ़कर था। न कि उस टुकड़ी के खिलाफ कुछ करने को तैयार न थी, फिर भी न्याय के लिए अपनी एक एक सांस को दांव पर लगाने वाली इरोम 21वीं सदी की नायिका बनी। आज स्थितियां देखें, मणिपुर की स्थितियां आज अपेक्षाकृत बिगड़ी हैं, संवरी नहीं है। कहाँ खो गए इन शहीद महिलाओं के सपने? कहाँ खो गए इन संघर्षरत महिलाओं के सपने? फिरंगियों के प्रति उन बालाओं और युवतियों का आक्रोश भरा जोश कहाँ खो गया? हंसते हंसते आजीवन जेल की सलाखों के पीछे उम्र गुजार देने या फांसी पर झूल जाने का उनका जुनून कहाँ खो गया? क्या ये सब आज सचमुच मूल्यहीन है? आज नैतिकता धूल धूसरित व्याभिचार, अनाचार और दैहिक अत्याचार से रहम की भीख मांगती नजर क्यों आने लगी है? जिस शिक्षा के लिए इतने कष्ट सहे गए, क्या उसका लक्ष्य केवल नौकरी पाना मात्र है? पत्र पत्रिकाओं को माध्यम बनाकर महिला संपादकों ने नव चेतना का शंख फूंका। आज वैसी साहसी, जिद्दी और सच को उजागर करने वाली महिला संपादक क्यों नहीं है? कारण है आजादी के बाद व्याप्त हुई मूल्यहीनता। आज कोई भी क्षेत्र महिलाओं के लिए निरापद नहीं। पुलिस, थाना और धर्म अंधता फैलाते धर्मस्थल, आश्रम दुराचार का ठिकाना बन चुके हैं। 200 वर्षों के देश की गुलामी की पीड़ा को आज हम में से कोई समझने, पूरी तरह महसूस करने को तैयार कहाँ है? अशिक्षा आज भी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है, और जो शिक्षित हैं वे भी। उनकी शिक्षा जीवन मूल्यों से जोड़ना नहीं, पाश्चात्य में रंगना सिखाती है, या सच से मुंह छुपाकर आडंबर युक्त दंभी जीवन जीने की कला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज सुशिक्षित स्त्रियों का रक्त देश, समाज और संस्कृति से संबद्ध देखी अनदेखी समस्याओं और शाश्वत मूल्य के विघटन पर नहीं उबलता।
उबलता भी है तो अपने परिवार और बिरादरी के द्वारा दबा दिया जाता है। यहाँ मैं औसत में बात कर रही हूँ। अपवाद आज भी है, पहले भी थी। तथाकथित उच्च वर्गीय और उच्च वर्णीय स्त्रियां घर के संस्कार, मर्यादा और परिवार के लाभ हानि का दस्तावेज बनी नजर आती हैं। मध्य वर्ग रूढ़ियों की मजबूत जकड़न से आज भी आजाद नहीं, हाँ लिबासों में स्वतंत्रता अवश्य दिखती है। अब रही निम्न वर्णीय एवं निम्न वर्गीय अशिक्षित स्त्रियों की बात, तो उनकी चेतना आज भी लगभग वहीं दफन है जहाँ हजारों वर्षों पहले उसे दफनाया गया था। आज की स्त्री पैदा होते ही दैहिक और मानसिक शोषण की अगली शिकार नजर आने लगती है। नतीजा, सुरक्षा के नाम पर या तो उसकी उड़ान प्रतिबंधित होती है या अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था से उसका मन खुद को खूबसूरत मूल्यवान पिंजरे में कैद महसूस करता है। मुट्ठी भर जिन महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित भी किया, उससे समाज में कोई व्यापक असर नहीं दिखता। आज भी सानिया, साइना या आशा पूर्णा बनाने की हिम्मत आम पिता नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे स्वतंत्र भारत में 10 महीने से लेकर 62 वर्ष, अब तो उससे भी ज्यादा वर्ष की स्त्री देह को नोच नोच कर खाने वाले भूखे भेड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और समय के साथ बदलती सरकार और उच्चतम न्यायालय इरोम जैसी स्त्री के संघर्ष का तो परोक्ष दमन कर सकती है, लेकिन न्याय के नाम पर केस लंबित रखकर इन भूखे भेड़ियों का मनोबल बढ़ाती रहती है। अब बलात्कार और उसके बाद की हत्या की खबर विचलित तो करती हैं, मगर स्त्रियों को एकजुट कर उसके खिलाफ सड़क पर नहीं उतारती, और जो उतरती दिखती भी हैं, वहां एक अलग ही कहानी रची जाती है। उनके द्वारा जैसे को तैसा का सबक सीखने की छूट नहीं देती। आज हर गली मोहल्ले में गुलाब गैंग जैसे स्त्री संगठन की आवश्यकता महसूस तो की जा रही है, लेकिन उसका हिस्सा बनने का साहस या फुर्सत किसी को नहीं। कारण वही छूट। भयावह प्रश्न है। आज तथाकथित स्वतंत्र और विकास उन्मुख भारत में अपने ही देश, समाज और घर में दैहिक आतंक की कालिमा गहराती क्यों जा रही है? कब होगा संघर्ष का खात्मा? कब स्वच्छंद सांस लेगी स्त्री? कब खुलकर अपने पंख फैलाएगी वह? और कब एक कल्पना, एक सुनीता, एक बछेंद्री, एक साइना, एक सानिया और एक आशा पूर्णा बहुतेरी में बदलेगी और हम वाकई खुश हो पाएंगे। इस भारत की माटी में असंख्य नगीने हैं जो या तो अनदेखी अंधकोटरी में सुरक्षित है या फिर धूल धूसरित। अब तो देश दामिनी दीपिका और सोनी सूरी की पीड़ा से उबरे, लेकिन क्या उबर पाया अब तक? मित्रों, अब अगर मैं वर्तमान संदर्भ को जोड़ कर देखूं तो लगता है कि यह पीड़ा कहीं अधिक बढ़ी है। एक दामिनी गई, कई दामिनियों ने इसको सहा, अभी सहा है। अब तो नर्सरी की बच्ची को विद्यालय भेजते समय उसकी मां निश्चिंतता की सांस लेना भूलती जा रही है। कब वह समय आएगा? कब स्त्रियों के लिए वह अच्छे दिन आएंगे? वे अच्छे दिन आएंगे जब वे पूरी तरह अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगी, सुरक्षित महसूस करेगी। अब तो इसका खात्मा हो। अब तो घर और समाज स्त्री को देह से हटकर मस्तिष्क और हृदय के रूप में स्वीकारे। अब तो विद्यालय, विश्वविद्यालय यौन शोषण का अड्डा ना बने।
विडंबना यह है कि किशोरियां और युवतियां सहपाठियों से कम, शिक्षकों से अधिक शोषित है, और माता पिता सब कुछ जानकर भी दोषी शिक्षकों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते, ना ही बेटियों को साहस देते हैं, और ऐसा कर वे आजादी के मूल्यों को तार तार कर देते हैं। कई जगह तो माता पिताओं को पता ही नहीं चल पाता कि उनकी बेटियां अपने ही कार्यस्थल में, अपने ही शिक्षण संस्थान में, अपने ही वरिष्ठों के द्वारा यौन शोषण की शिकार हो रही है, और जब तक बात पता चलती है वे बेटी खो चुके होते हैं। अतः यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना उचित होगा कि उन्नति या प्रगति यदि दैहिक या मानसिक शोषण के एवज में मिल रही है, तो ऐसे स्त्रियों की सबलता उनकी दुर्बलता की द्योतक है। क्या स्वतंत्र भारत की माटी में कभी स्वतंत्र और निर्भीक सांसें ले पाएंगी परोक्षतः संघर्षशील स्त्रियां और प्रत्यक्षतः स्वतंत्र दिखती स्त्रियां? मित्रों, समय विचारने का है। बेशक यह विषय 8 वर्ष पूर्व उठाया गया, किंतु पिछले 8 वर्षों को देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि हाँ, 21वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक की बहन बेटियां, हर उम्र की स्त्रियां सुरक्षित हैं, अपने देश की स्वतंत्रता पर गर्व कर सकती हैं? क्योंकि जब तक स्त्री अस्मिता असुरक्षित है, जब तक स्त्री भयभीत है, स्वतंत्रता अधूरी है, बेमायने है। आशा है आप इस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।